हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डाउट केमिस्ट्री। सो गाइस, चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए गाइस, इसमें आज हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी कंपाउंड के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है। देखिए, रिएक्शन का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। जैसे आप लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते हो, वैसे ही होता है रिएक्शन। दो कंपाउंड आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से रिएक्शन भी होते हैं। यहाँ पे दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद कुछ नए टाइप्स के एक अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जो नया वाला कंपाउंड बनेगा वो पहले वाले कंपाउंड से बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखो मेरे पास मान लो सपोज दैट करो कि यहाँ पे एक ए कंपाउंड है और एक बी कंपाउंड है। इस ए और बी ने, देखो ये आप दो लोग हो, एक ए है और एक बी है, दोनों ने आपस में झगड़े किए, लड़ाइयाँ की। लड़ाई करने के बाद मारपीट हुआ, मारपीट करने के बाद कुछ अलग टाइप्स के आपकी आकार बन गई, ठीक। तो ए और बी जब आपस में रिएक्ट किए तो रिएक्ट करने के बाद सी और डी बनाए कुछ अलग टाइप के कंपाउंड। देखो जो ये सी और डी बने हैं, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इस वाले कंपाउंड से बिल्कुल ही अलग होती है, ठीक। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इस वाले कंपाउंड से बिल्कुल ही अलग होती है। और जो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं इन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो कंपाउंड रिएक्शन होने के बाद फॉर्मेशन होते हैं जिनका, उन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया मेरे केमिकल रिएक्शन का, कि दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और किसी तीसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दें तो बन जाता है ये केमिकल रिएक्शन। अगर इसी पूरे प्रोसेस को एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई? ठीक। अब देखो, क्या ये ए और बी जो कंपाउंड है ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे? पॉसिबिलिटी देखो दोनों है कि ये आपस में रिएक्ट भी कर सकते हैं और रिएक्ट नहीं भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिएक्ट कर जाएंगे और ऑटोमेटिक रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। जब ऑटोमेटिक रिएक्ट कर जाएंगे तो अच्छी बात है, मेरी यहाँ पे जो कंपाउंड मुझे बनाना है वो बन जाएंगे। लेकिन जब आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तब तो ये बुरी बात है, कंपाउंड मेरा नहीं बनेगा जो हम बनाना चाहते हैं। तब क्या करेंगे? देखो, जब ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट न करने के कारण होता है कि उनकी एनर्जी और रिएक्टिविटी दोनों कम है। एनर्जी और रिएक्टिविटी दोनों ही बहुत कम है, इसी कारण से वो आपस में रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये बनेंगे ही नहीं। तो इनके एनर्जी और रिएक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो रिएक्टिविटी और एनर्जी को हमें बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ाएंगे? देखो, पहले हम लोग एनर्जी अगर बढ़ा देंगे तो रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक, और स्टेबिलिटी घटेगी वहां पे। तो हम लोग इस कंपाउंड के, जो ये ए और बी यानी कि जो रिएक्टेंट वाले कंपाउंड है, इनकी एनर्जी को बढ़ा दें। तो इनकी एनर्जी को बढ़ाने के तरीके हमारे पास दो रास्ते हैं। इनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि या तो इनको हम लोग हीट कर दें, या दूसरी बात कि इनको हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें, सूर्य के प्रकाश में रख दें। या तो हीट कर दें या तो सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें इनको। इन दोनों तरीकों से हमें इस कंपाउंड को या रिएक्टेंट को एनर्जी मिल जाएगी। जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है तब ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। और जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मेशन होने वाला कंपाउंड है या जो नया बनने वाला कंपाउंड है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब बात ये आती है कि सारे कंपाउंड, क्या जो रिएक्टेंट के जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो सारे कंपाउंड हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्या सभी नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे? क्या सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि सभी मॉलिक्यूल के पास या सभी रिएक्टेंट के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है। अगर सपोज करो कि अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर दो ग्रुप लड़ाई कर रहा है, एक ग्रुप में 10 लोग हैं, एक ग्रुप में 10 लोग हैं, अगर दो ग्रुप लड़ाई कर रहा है तो 10 ग्रुप
मतलब दोनों ग्रुप में जो 10 लड़के हैं उन 10 के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो बराबर लड़ाई कर सके। ठीक है, तो इनके पास भी वैसे ही होता है, इनके पास भी उतनी, सभी मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। तो ये कितने कितने के पास होगा, कौन से मॉलिक्यूल के पास होगा एनर्जी की वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास होगी वो उतना ही ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो सारे मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है, किसी किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है। देखो इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ की हेल्प से हम लोग समझेंगे कैसे कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करेगा और कौन सा कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, देखो मेरे पास एक ग्राफ बना रहे हैं हम यहाँ पे। जो ये वर्टिकल लाइन है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन को। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन कितना जल्दी होगा या फिर जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, फिर जो रिएक्शन बन रही है उसके रिएक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। देखो जब कोई कंपाउंड ए और बी, देखो यहाँ पे ए है और बी है, ए और बी ने रिएक्ट किया था तो सी और डी को बनाया था। तो ए और बी के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी ही। फिजिक्स में क्लास 9th में पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी कंपाउंड के पास कोई एनर्जी नहीं होती है या फिर जब किसी पार्टिकल के पास कोई एनर्जी नहीं होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जरूर होती है। ठीक, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी, तो इनके पास कुछ ना कुछ और एनर्जी होगी। यहाँ पे देखो ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन पे ना होकर के एनर्जी है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो एनर्जी लेवल में कुछ ऊपर होगा। मान लो सपोज करो कि वो यहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी पड़ी हुई है, तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा। अगर रिएक्ट नहीं करता है तो हम लोग बाहर से एनर्जी देंगे, हीट के माध्यम से या सनलाइट के माध्यम से, इन दोनों मीडियम से हमें यहाँ पे एनर्जी दे सकते हैं। तो ये जो ए और बी होंगे ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद इनकी एनर्जी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। जब एनर्जी इंक्रीज करेगी एक लिमिट तक, फिर क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज करने लगेगी, और जब एनर्जी डिक्रीज करेगी तो पहले की अपेक्षा और ज्यादा एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तब यहाँ पे सी और डी बनेंगे प्रोडक्ट। अब देखो जो ये पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है मैक्सिमम एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे है मैक्सिमम एनर्जी लेवल। अब देखो यहाँ पे जो ए और बी के कंपाउंड है, अगर इनमें जितने मॉलिक्यूल के पास क्षमता हो कि इस मैक्सिमम एनर्जी लेवल को पार कर जाए, वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है और सभी और बाकी के मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ए और बी के जो रिएक्टेंट हैं इनकी एनर्जी अगर इस मैक्सिमम एनर्जी लेवल को पार करने की क्षमता है इनके पास, तब तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। देखो इधर है मेरा प्रोडक्ट और यहाँ पे है रिएक्टेंट। ठीक, इस मैक्सिमम एनर्जी लेवल को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो इस ग्राफ की हेल्प से समझ में आ गया होगा कि कौन से मॉलिक्यूल या फिर जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करने वाले कंपाउंड हैं उनमें से कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। तो ये ग्राफ अगर बना लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से पहले ग्राफ बना लो। देखो सब कुछ नोट करते चलो, नोट्स बनाते चलो। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट कर देना कि ये चीज नहीं समझ में आई है, फिर से बता देंगे हम। देखो अभी ग्राफ हमने बना दिया था, आपने समझ लिया ग्राफ को, ग्राफ ही समझ लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा केस आएगा कि एनर्जी देने के बावजूद भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं।
कभी ये तो भी केस बनेगा कि जो ए और जो बी है, अगर इनको हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तब भी ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तब वहां पे कुछ अदर कंपाउंड या एलिमेंट या एटम्स को मिक्स करना पड़ेगा। जो कंपाउंड हम लोग यहाँ मिक्स करते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। जब कैटलिस्ट को डालेंगे तो रिएक्टेंट होगी, रिएक्शन होगी। ठीक, कैटलिस्ट का तो काम क्या होता है कि जहां पे झगड़े ना हो वहां पे झगड़े करा देना। ठीक है, जहां पे लड़ाइयां ना हो वहां पे लड़ाइयां करा देना काम होता है कैटलिस्ट का। वही हाल यहाँ पर भी है कि कैटलिस्ट जब मिलाएंगे तो ए और बी में जब रिएक्शन नहीं होगा तो उस रिएक्शन को रिएक्शन करवाएगा। ठीक, ये करता क्या है, किसी भी एक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा और जिसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा वो दूसरे वाले कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हमारा सी और डी यानी कि जो मेरा मुझे बनाना है प्रोडक्ट के रूप में, वो प्रोडक्ट मुझे बन जाएगा और बनने के बाद कैटलिस्ट फिर से बाहर निकल जाएगा। इसका ये काम होता है। तो जब एनर्जी वर्क नहीं करेगी, जब एनर्जी डालने पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, तब हम लोग कैटलिस्ट मिक्स करेंगे। अब कैटलिस्ट कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। ठीक, कैटलिस्ट के रूप में। तो लेकिन अब बात ये आती है कि सारे कंपाउंड और सारे कैटलिस्ट या फिर एनर्जी, इन सबको हम एक ही इक्वेशन में रिप्रेजेंट कैसे करें? इनको रिप्रेजेंट भी तो करना होगा। अब ये तो है नहीं कि एक ही लाइन में सबको लिखेंगे वहां पे वर्ड बाय वर्ड कि ये होगा ये होगा, सबको रिप्रेजेंट करना होगा। तो इनके रिप्रेजेंटेशन के कुछ नोटेशन होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। आइए उसी को मैं दिखाते हैं यहाँ पे। देखो, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो जो पहले वाले कंपाउंड होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, ये तो पहले पता हो गया। और जो बाद में बनता है इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट, ये पता है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में जो एरो लगता है, ये एरो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड होता है और एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों होता है। जो फॉरवर्ड होता है, अगर देखो कहीं भी रिएक्शन के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अगर फॉरवर्ड एरो लगा हुआ है केवल, तो कहेंगे कि वो जो प्रोसेस है वो केवल इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाएगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। ठीक, बात समझ में आई? दूसरा क्या है, फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है। इसका मतलब होता है कि ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा, इसे कहते हैं रिवर्सिबल। इतनी बात समझ में आई? अब आ गया, जब हम लोग रिएक्शन को एनर्जी देते हैं तो एनर्जी हीट के फॉर्म में देते हैं। अगर हीट के फॉर्म में देंगे तो एरो के ऊपर ट्रायंगल लगाएंगे। अगर सनलाइट के फॉर्म में देंगे एनर्जी तो एरो के ऊपर एच न्यू लिखते हैं। एच न्यू का मतलब होता है फोटोकेमिकल एनर्जी। ठीक, एच न्यू होता है फोटोकेमिकल एनर्जी। ओके, चलो अब देखो, जब कंपाउंड जो है वो कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है, जो कंपाउंड हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर जो कंपाउंड में फॉर्मेशन हो रही है, जो बन रहे हैं, अगर वो सॉलिड के फॉर्म में है तो उस कंपाउंड के साइड में स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल एस, लिक्विड के फॉर्म में है स्मॉल एल, गैस के फॉर्म में है तो स्मॉल जी। अगर उनका एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम का मतलब होता है कि सॉलिड को वाटर में घोल करके एक एक्वस मीडियम बनाया गया है, तब लिखते हैं ए क्यू एक्वस मीडियम के लिए। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा केस आएगा कि जहां पर रिएक्शन हो रही है लेकिन साथ में गैस रिलीज हो रही है। जब गैस रिलीज होती है, जो गैस रिलीज होती है तो उसके जस्ट बगल में एरो ऊपर की ओर गैस रिलीज हो रही है। और कभी कभी होगा कि वो कंपाउंड तली में बैठेगा, उसके नीचे जब वो तली में बैठता है तो एरो नीचे की ओर, यानी कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, पीपीटी, यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है बाहर की ओर। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ सिंबल, कुछ साइन हो गए इनके, जिनके तरीके से हम समझ सकते हैं कि रिएक्शन में क्या क्या चीजें हो रही हैं और सभी प्रोसेस को हम एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, जब इतनी हो गई इतनी बातें, तो अब जो रिएक्शंस हैं
हमने अभी इसके पहले बताया कि सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, तो कुछ रिएक्टेंट में भी मॉलिक्यूल बचे रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, प्रोडक्ट में चले जाएंगे। तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिसबैलेंस हो जाएगा, लेकिन केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग दोनों साइड का मास इक्वल होना चाहिए। तो हमें इनको बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो रिएक्शन की बैलेंसिंग है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आई होगी, अगर ये क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो वीडियो पूरा फिर से देखो, पूरा फिर से पढ़ो और नोट्स बनाते चलो। आने वाले वीडियो को मिस नहीं करना है और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना, साथ में घंटी को भी दबा देना, जैसे ही वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। क्लास को अपनी फ्रेंड्स के लोगों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।